वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उर्दू कोर्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो है। तो सभी बच्चे अपने अपने सिलेबस के मुताबिक अगर उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वे प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसनाफ़ शायरी समझाई थी कि शायरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अब इस वीडियो में मैं आपको शायरी के अज्जा समझाऊंगी। शायरी के अज्जा का मतलब होता है कि शायरी के लिए किन किन रूल्स का होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले शायरी के अंदर ये जानना ज़रूरी है कि शार किसे कहते हैं, क्योंकि शायरी के अंदर शार ही पढ़े जाते हैं। तो शार उस मौजू या फिर उस कलाम को कहते हैं, शार उस मौजू या फिर उस कलाम को कहते हैं जिस कलाम में अल्फाज को किसी ख़ास तरतीब या फिर सांचे में ढालकर पेश किया जाता है। शार किसे कहते हैं? उस मौजू या फिर उस कलाम को कहते हैं जिसमें कलाम या फिर अल्फाज को किसी तरतीब से सांचे में ढालकर पेश किया जाता है और इसी ख़ास पैमाने को वज़न या बहर कहते हैं अगर एग्ज़ाम में आए कि बहर किसे कहते हैं तो लिख दोगे कि शार, पहले शार लिखोगे। उस मौजू या कलाम को कहते हैं जिसमें अल्फाजों को किसी ख़ास सांचे में तरतीबवार ढंग से पेश किया जाता है और इसी ख़ास पैमाने को वज़न या बहर कहते हैं। एक शार दो मिसरों से मिलकर बनता है, यानी कि एक शार के अंदर दो लाइनें होती हैं, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा। अब इन दोनों मिसरों में चूँकि अल्फाज ख़ास तरतीब से और सलीके से लिखे जाते हैं, ख़ास तरतीब और सलीके से आते हैं, इसलिए इनको पढ़ते वक्त रवानी और सुर का एहसास होता है। शायरी के बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं, यानी कि शायरी के कौन कौन से रूल हैं, शायरी करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिसरे की। अभी मैंने बताया था कि दो मिसरों से मिलकर, दो लाइनों से मिलकर एक शार बनता है। तो मिसरा शायरी की सबसे छोटी इकाई है। मौजू कलाम की एक सत्र को मिसरा कहा जाता है, यानी कि शार की एक सत्र, एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। और मिसरा शायरी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट है। सेकंड है शार। तो मौजू कलाम की दो सत्रों यानी कि दो मिसरों से मिलकर एक शार बनता है। पहला मिसरा अव्वल और दूसरा मिसरा सानी कहलाता है। शार किसे कहते हैं? मौजू या फिर कलाम की दो सत्रों यानी कि दो मिसरों को मिलाकर एक शार बनता है। पहला मिसरा अव्वल और दूसरा मिसरा सानी कहलाता है। वज़न और बहर क्या होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था कि बहर किसे कहते हैं? जब शार या फिर कलाम को किसी ख़ास तरतीबवार ढंग से अल्फाजों के सांचे में ढालकर पेश किया जाता है तो इसी ख़ास पैमाने को बहर कहते हैं। अब वज़न की शर्त पहले शायरी के लिए ज़रूरी नहीं समझी जाती थी, अब बेवज़न और नसरी शायरी भी की जाती है। वज़न से मुराद मुकर्ररा पैमाना है, यानी कि वज़न से मुराद उन सभी रूलों से है जो कि शायरी करने के लिए तय कर दिए गए हैं, जिस पे हम शार को पढ़ते हैं। अरूज़ के माहिरों ने कुछ पैमाने या फिर औज़ान मुकर्रर किए हैं। हर शार का किसी एक पैमाने के मुताबिक होना, किसी एक रूल के मुताबिक होना ज़रूरी है। शायरी में आहंग और नग़मी पैदा करने के लिए और नज़र से शार में फ़र्क पैदा करने के लिए इन औज़ान, इन बहर की पाबंदियों को शायरी के अंदर लागू किया जाता है ताकि शार नसर से, लिटरेचर से अलग नज़र आए। अब नेक्स्ट टॉपिक है रदीफ़। शायरी में वे लफ्ज़ जो काफ़िए के बाद लाए जाते हैं रदीफ़ कहलाते हैं। शायरी में वे लफ्ज़ जो काफ़िए के बाद लाए जाते हैं रदीफ़ कहलाते हैं। रदीफ़ के अल्फाजों में कोई तब्दीली नहीं होती और ये ज्यों का त्यों काफ़िए के बाद दोहराए जाते हैं। रदीफ़ मुख्तसर यानी कि एक लफ्ज़ के भी होते हैं और तवील यानी कि दो अल्फाज या फिर उससे ज़्यादा अल्फाज के भी होते हैं। रदीफ़ किसे कहते हैं? शायरी में काफ़िए के बाद आते हैं। रदीफ़ के अल्फाजों में कोई तब्दीली नहीं होती है और ये ज्यों का त्यों काफ़िए के बाद दोहराया जाता है। रदीफ़ मुख्तसर भी हो सकते हैं और तवील यानी कि लंबे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि काफ़िया। यकसा आवाज़ यानी कि जितने भी शायरी के अंदर राइमिंग वर्ड्स होते हैं वे सभी काफ़िया कहलाते हैं। यकसा यानी कि एक जैसी आवाज़ और यकसा हरूफ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ काफ़िया कहलाते हैं। मसलन साज, बाज, नमाज, खाना पीना,
جو کہ بولنے میں ایک جیسے لگے، وہ سبھی ورڈ شاعری کے اندر اگر یوز کیے جاتے ہیں تو اسے قافیہ کہتے ہیں۔ مطلع بے ہوتا ہے بے شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ وہ شعر جس کے دونوں مصرے، دونوں لائنوں کا، دونوں مصروں کا قافیہ اگر سیم ہوگا تو وہ شعر کا مطلع کہلاتا ہے۔ دھیان رکھنا، مطلع کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی شعر کا اگر قافیہ اوپر والی لائن کا اور نیچے والی لائن کا سیم ہوگا تو وہ شعر مطلع کہلائے گا۔ اس لیے مثنوی کا ہر شعر بجائے خود ایک مطلع ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر عام طور پر مطلع ہوتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع ہو تو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اگر ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع ہو تو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں۔ مطلع دو سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے آخری، یعنی کہ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص، اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ قصیدے کے آخری 4-5 اشعار، اشعار کسے کہتے ہیں؟ شعر کی جمع اشعار ہے، تو قصیدے کے 4-5 اشعار میں سے کوئی بھی مقطع ہو سکتا ہے۔ اور شاعری کے ان تمام اجزاء کی شناخت کے لیے یہاں پہ بہت سارے اگزامپل ہیں، وہ پڑھ کر نہیں بتا رہی ہوں، الگ سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ مطلع، مقطع، ردیف اور قافیے کی پہچان شاعری میں کس طرح سے کی جاتی ہے، تو آپ ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔ ایک لاسٹ پوائنٹ اور ہے کہ تخلص کسے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے نام کی جگہ اپنی پہچان کے لیے شاعری میں استعمال کرتا ہے، تخلص کہلاتا ہے۔ تخلص کیا ہے کہ وہ چھوٹا سا نام جو کہ شاعر اپنے نام کی جگہ شاعری میں دوسرے نام کے لیے دوسرا نام لے کر شاعری میں استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ جیسے کہ اسد اللہ خاں کا تخلص غالب، شیخ امام بخش کا تخلص ناصر اور میر بابر علی کا تخلص انیس تھا۔ کبھی انہوں نے شاعری اپنے نام کا ہی کوئی حصہ اپنا تخلص بنا لیتا ہے، مثلاً میر تقی کا تخلص میر اور مومن خاں کا تخلص مومن ہے۔ یعنی کہ بڑے نام کا یوز کرنے کی بجائے چھوٹا سا نام نکال کر اپنی شاعری کو فروغ دینا تخلص کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا۔